हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीएससी क्लास 9 की जो कंप्यूटर की बुक हमारी चल रही थी उसका मैं आज आपको मेमोरी टॉपिक पढ़ाऊंगी। लास्ट में मैंने आपको चित्र, कार्य प्रणाली और जो वर्किंग होती है हमारे कंप्यूटर कैसे कार्य करता है वो चीज़ मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। उसमें एक टॉपिक बच रहा था हमारा मेमोरी, जो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी लूँगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट मेमोरी अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियोस है वो पूरी हिंदी में होने वाली है, जो नोट्स है वो पूरे हिंदी में होंगे टोटल। तो जो भी हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इजीली कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा आता है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई भी निर्देश, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, उसको एक जगह संग्रह मतलब स्टोर करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम मेमोरी कहते हैं। मतलब कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आए उनको क्या करते हैं? स्टोर करने की जितनी कैपेसिटी हमारे पास है उसको क्या कहते हैं? मेमोरी। और जो भी हमारा डेटा और निर्देश आते हैं वो आपको पता ही है, सब चीज़ें आती हैं, वो आकर के क्या होती है? हमारी सीपीयू के अंदर क्या होती है? जो मेमोरी होती है उसमें क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, एक तो सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, और एक सीपीयू के बाहर मेमोरी होती है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया था। ठीक है, अब देखिए, मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान, लोकेशन होती हैं। ठीक है, बहुत सारी लोकेशंस होती हैं मेमोरी में जो भी डेटा आता है उनको स्टोर करने के लिए, जिनकी संख्या निश्चित होती है, और उनकी जो संख्या है, उनका जो एड्रेस है वो क्या होता है? निश्चित होता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है। ठीक है, एक आईडी होती है, एक पहचान संख्या होती है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, किस में? हमारी मेमोरी में। उसे क्या कहते हैं? हम एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एड्रेस कहते हैं। तो आपने सुना भी होगा मेमोरी का एड्रेस है ये, इस मेमोरी के एड्रेस पे ये डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। मेमोरी होती है, उसके अंदर क्या होता है? एड्रेसेस होते हैं, और उन एड्रेसेस के माध्यम से क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। मतलब उन एड्रेस पे क्या होता है? हमारा डेटा स्टोर होता है। मेमोरी की देखिए, मेमोरी को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? मुख्य दो भाग में। पहला तो मुख्य मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, जो सीपीयू के होती है, अंदर होती है, और एक बाह्य मेमोरी मतलब जो बाहर होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी भी हम कहते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी नाम हम बोल सकते हैं। देखिए, मुख्य मेमोरी को हम मेन मेमोरी कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, और वही बात बाह्य मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। बाकी ये क्या होती है? सेकंड मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। अब मैं आपको इन दोनों मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे से एक एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी हमारे सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, और बाह्य मेमोरी हमारी सीपीयू से अटैच होती है बाहर की साइड। ठीक है, इसलिए हम इसे बाह्य मेमोरी कहते हैं। और जो हमारी मुख्य मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है, क्योंकि ये क्या होती है? सीपीयू के अंदर होती है। अब देखिए, मुख्य मेमोरी क्या होती है? यह सीपीयू का ही एक भाग होती है। ठीक है, सीपीयू के अंदर होती है, मतलब सीपीयू का एक भाग है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों, रिजल्ट्स को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये क्या होती है? अंतिम और जो मध्यवर्ती जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो आउटपुट्स निकलते हैं, उनको स्टोर करने के काम आती है। क्योंकि क्या होते हैं? ये आउटपुट जब मेन मेमोरी में आ जाते हैं तो क्या होता है? उसके बाद ही आउटपुट डिवाइस को भेज करके इसे प्रिंट कराया जाता है, इसे स्क्रीन पे लाया जाता है। ठीक है, तो उस स्क्रीन पे लाने के लिए कोई भी आउटपुट को हमको क्या चाहिए? उस आउटपुट जो भी हमारा निर्देश आया है उसको हमको किस में लाना पड़ेगा? पहले सीपीयू में लाना पड़ेगा, तभी तो सीपीयू आउटपुट के पास भेजेगा। तो यही होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लाना पड़ता है? सीपीयू, मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। इसलिए जो अंतिम और जो मध्यवर्ती जो निष्कर्ष होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? मेनली मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखिए, मुख्य मेमोरी को भी दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, और इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका डेटा है वो जैसे ही हमने पावर ऑफ करी, स्विच ऑफ किया, तो इसका जो डेटा है, जितना भी डेटा है, वो सारा क्या हो जाता है? उड़ जाता है, सारा डेटा हट जाता है, डिलीट हो जाता है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है। ठीक है,
कोई भी डेटा हम इनपुट डिवाइस से लेते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले वो डेटा कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है। मतलब कि वो प्रोसेस भी नहीं होता डेटा, उससे पहले ही किस में चला जाता है, रैम में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और सीपीयू द्वारा वहाँ से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है, और फिर जो वो डेटा स्टोर हुआ है उसको आवश्यकता अनुसार हम क्या कर लेते हैं, रैम में से निकाल लेते हैं जब जब सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है। तो रैम में जो डेटा या प्रोग्राम है वो अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। तो जैसे ही हमारा मान लो स्विच ऑफ हो गया, तो हमने वो डेटा तो हमने कहीं स्टोर किया नहीं, वो क्या हुआ, सिंपली हमारा यूज़ में आ रहा था इसलिए हमने उसे रैम में लिया, और रैम में लेते क्या किया, रैम सीपीयू को दे रही है, सीपीयू रैम को दे रहा है, आपस में वर्क चल रहा है, लेकिन डेटा कहीं एक्चुअल में स्टोर नहीं हो रहा। इसलिए जैसे ही स्विच ऑफ हुआ या फिर लाइट चली गई, कुछ भी हुआ, कोई भी इंटरप्ट आया, तो क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब कि परमानेंट स्टोर नहीं होता। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, और भी वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जैसे जैसे रैंडमली सीपीयू को यूज़ में आता है, वैसे वैसे वो उससे लेता जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी अस्थायी मेमोरी, मतलब स्थायी मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी भी जिसे हमने कहा जाता है। देखिए, इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक बार इसमें डाल दो तो वो जो भी प्रोग्राम है या फिर जो भी हमारा डेटा है वो क्या होता है, इसमें संग्रहित हो जाता है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। उसे क्या करा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है उन्हें, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बार मोटा एक बार प्रोसेस बता दूँ क्या होता है। देखिए, ये हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर यहाँ पे मेन मेमोरी होती है, और ये इससे अटैच क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब बाह्य मेमोरी। और ये क्या होती है, मुख्य मेमोरी, ठीक है। ये मुख्य होती है और ये क्या होती है, बाह्य, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सीपीयू कोई भी टास्क किया, इनपुट आया हमारे पास, इनपुट आते ही हमारा क्या हुआ, जो भी इनपुट आया वो सबसे पहले आके किस में स्टोर हो गया, मेन मेमोरी में। हमारा कोई भी डेटा आया आके किस में स्टोर हो गया, हमारा सबसे पहले मेन मेमोरी में स्टोर हो गया। मेन मेमोरी में स्टोर होते ही अब देखिए, जिस मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, ठीक है, मान लो मुझे ऐड करवाना है 2 नंबर को, मुझे ऐड करवाना है 9 और 8 नंबर को ऐड कराना है। तो सबसे पहले मैंने 9 इनपुट किया, वो आके किस में स्टोर हो गया, मेन मेमोरी में। फिर प्लस टाइप किया, प्लस आके मेन मेमोरी में, फिर 8 टाइप किया, फिर वो 8 भी आके मेन मेमोरी, मतलब 9 + 8 हमारे इस मेमोरी में आके स्टोर हो चुके हैं। अब देखिए, सीपीयू क्या करेगा, 9 + 8 करना है उसे, तो क्या करेगा, वो एक एक को कॉल करेगा, पहले 9 को कॉल करेगा, फिर प्लस को कॉल करेगा, फिर 8 को, फिर वो समझेगा ये प्लस का क्या साइन है, एडिशन का, तो क्या करेगा, वो एडिशन का डेटा लेगा। अब वो एडिशन का जो प्रोग्राम है वो किस में स्टोर होगा, क्या वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर होगा, नहीं, वो मेन मेमोरी में क्यों स्टोर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर होता है तो मेन मेमोरी की जो भी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी, और वो ऑक्यूपाई होने की वजह से हम जो भी इनपुट कराएंगे, रैंडमली हमने कुछ भी इनपुट कराया तो वो इनपुट हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो रैम है वो क्या हो चुकी है, पूरी फिल हो चुकी है, हमारी जो ये रैम है वो क्या हो चुकी है, पूरी फुल हो चुकी है इनपुट डेटा से। तो इसलिए क्या करेंगे, जो एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम जो नॉर्मली इस टाइम पे यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो प्रोग्राम हम सारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे मुझे एडिशन कराना है तो एडिशन का प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में से आएगा मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से सीपीयू लेगा प्रोग्राम को और क्या करा देगा, एडिशन करा देगा, 9 + 8 हमें परफॉर्म करके दिखा देगा। तो मेनली क्या काम होता है, मोटा मोटा ही समझ लीजिए, जैसे ही हमें जो भी प्रोग्राम हमारे इन रैंडमली मतलब इंस्टेंटली यूज़ होते हैं, जैसे सीपीयू को अभी के अभी चाहिए जो प्रोग्राम, वो तो किस में पड़े होते हैं, मेन मेमोरी में, और जो प्रोग्राम अभी के लिए नहीं चाहिए, बाद की यूज़ के लिए चाहिए, वो किस में पड़े होते हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। मेन मेमोरी का स्पेस थोड़ा कम होता है और ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है, हमारी सीपीयू के साथ अटैच होती है, और सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी कॉस्टली भी कम होती है और इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम मेनली सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज के लिए यूज़ लेते हैं, और मेन मेमोरी को हम किस में यूज़ लेते हैं, एज अ कोई भी जो भी हमें प्रोग्राम परफॉर्म करना है उसका डेटा रैंडमली स्टोर करने के लिए, ठीक है, इंस्टेंटली स्टोर करने के लिए और इंस्टेंटली प्रोवाइड कराने के लिए किसको, सीपीयू को, ताकि जो सीपीयू का टाइम है, सीपीयू का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो सके, कम हो सके। अब सीपीयू बार बार कोई भी डेटा चाहिए, उसे 9 चाहिए तो बार बार सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, फिर उसके बाद वो लाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा और सीपीयू का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीपीयू के प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए हम ऐसी प्रणाली यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, आप वो वीडियो चेक कर लेना। देखिए,
अब आते हैं हम, ये मैंने आपको बता दिया था। स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या कर सकते हैं हम? रीड कर सकते हैं हमारे डेटा को सॉरी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे डेटा को रीड कर सकते हैं, हमारे डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं और हमारे डेटा नष्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक। यह स्थायी मेमोरी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी कहा जाता है। रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वहीं पे रैम क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी। रोम के उपयोग का उदाहरण बायोस है, ठीक है। रोम का उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो कौन सा होता है? हमारा बायोस, ठीक है। जो बेसिक इनपुट आउटपुट, जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक क्या करते हैं हम? सबसे पहले इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है? ये ड्राइवर से अपलोड मतलब हमारे पास आने चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। इसमें क्या होता है? बूटिंग प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर एक्शन में आता है, वो प्रोग्राम किस में स्टोर होता है? हमारा रोम में, ठीक है। रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और ये दोनों मेमोरी क्या होती है? हमारी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी का भाग होता है, ठीक है। अब देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। पी रोम केवल एक ही बार लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। एक ही बार लिखा जाता है, इसे कह सकते हैं पी रोम। ईपी रोम, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है, ठीक है। इसे एक बार ही लिखा जा सकता है, लेकिन ईपी रोम में हम क्या कर सकते हैं? इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और डबल ईपी रोम क्या होता है? इसमें विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है। मतलब जो ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है, इसमें आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। पर इसमें डिफरेंस क्या है कि ईपी रोम में तो क्या है कि हम नॉर्मली करते हैं, और डबल ईपी रोम में हम जो हमारी विद्युत तरंगों है उनका प्रयोग में लेते हैं। अब देखिए लास्ट देखते हैं हम, बाह्य मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकते हैं, डेटा बहुत ही स्थायी रूप से संग्रहित होता है। द्वितीयक मेमोरी मतलब सेकेंडरी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण में से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक आदि, ठीक है। ये क्या हो गए? इनके उदाहरण हो गए। बाकी मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी थी और क्या प्राइमरी मेमोरी थी। तो मेनली ये था मेमोरी का पार्ट। मेमोरी में एक और चीज़ रह गई है, यूनिट्स मेमोरी की, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।